गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे मैं आज पहला लेक्चर ले रहा हूँ हीट ट्रीटमेंट का। इसमें हम अनीलिंग को कवर करेंगे। व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट? इट इज़ डिफाइंड एज कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव करने से क्या होता है कि उनकी यूजेबिलिटी बढ़ती है, उनको और यूज़ किया जा सकता है, उनकी लाइफ लॉन्ग होती है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स। यहाँ पे नीचे ग्राफ में देखिए कि एज पर टाइम हम क्या करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं। अब हीटिंग भी टाइम के साथ करते हैं, फिर उसको उस टेम्परेचर पे होल्ड करते हैं विच इज़ नोन एज सोकिंग। उसको सोकिंग कहते हैं। फिर टाइम के साथ उसको कूलिंग करते हैं, कई बार उसको इमीडिएटली कूलिंग करते हैं, डिपेंड करता है कि हम प्रोसेस कौन सा करना चाहते हैं। सो दिस इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट। हीटिंग किया, उसको कुछ देर के लिए वहाँ रखा, दिस विच इज़ नोन एज सोकिंग, और उसके बाद कूलिंग कर दिया। Now, what is the purpose of heat treatment? Very important question. To relieve internal stresses. हम हॉट वर्क कोल्ड वर्किंग करते हैं, तो होता क्या है कि उसके ऊपर हम कोई वर्किंग कर रहे हैं तो उसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाती हैं। जैसे हम कोई पेचकस बना रहे हैं या कोई की बना रहे हैं या हथौड़ा बना रहे हैं, तो उसको हम हथौड़े से मार रहे हैं तो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, तो उनको रिलीव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट चाहिए। टू इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस। डक्टिलिटी, हम एक रॉड को पतली तार में कन्वर्ट करते हैं। एक रॉड जो है उसका डायामीटर रिड्यूस करते हैं विच इज़ नोन एज डक्टिलिटी। तो इस डक्टिलिटी हम एक लिमिट होती है, उसके बाद क्या होता है कि वो रॉड टूट जाती है। तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, उसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं, सो दैट एनीलिंग करते हैं, सो दैट उसकी डक्टिलिटी और तार उसकी पतली खींची जा सके। देन समटाइम्स इट इज़ फॉर इम्प्रूविंग मशीनेबिलिटी, आराम से उसकी मशीनिंग हो जाए, इसलिए उसकी हीट ट्रीटमेंट। रिफाइन ग्रेन साइज, ग्रेन साइज हम पढ़ते आ रहे हैं, उसका ग्रेन साइज को कम करने के लिए या रिफाइनमेंट करने के लिए हीट ट्रीटमेंट यूज होता है। मेटल को सॉफ्ट करने के लिए। बट समटाइम्स इससे उल्टा भी होता है, टू इम्प्रूव द हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू वियर, हीट एंड क्रोजन। हम उसको गर्म करते हैं और इमीडिएटली ठंडा कर देते हैं, तो उससे उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है। समटाइम्स इट इज़ फॉर इम्प्रूविंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और कई बार, बहुत कम बार होता है वैसे, केमिकल कंपोजिशन चेंज किया जाता है। कौन कौन इसको यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री हीट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, डिफेंस सेक्टर, फोर्जिंग, फाउंड्री, हैवी मशीनरी एंड पाउडर मेटल इंडस्ट्री, ये सभी के सभी ही हीट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले लोडिंग करते हैं, तो उसमें जो जॉब है उसको पहले क्लीनिंग करेंगे, प्री वॉश करेंगे, उसको अच्छी तरह से रिंस करेंगे, डीफॉस्फेट करेंगे, सो दैट उसकी सरफेस के ऊपर जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं वो ही प्रोसेस हो, उसकी गंदगी बीच में ना आए। फिर उसको हीट करते हैं, प्री हीट करते हैं, फिर उसको सोक करते हैं, और उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो आता है क्वेंचिंग या कूलिंग का होता है। क्वेंचिंग मीन्स कूलिंग, ठंडा करना। और करने के बाद हम उसकी पोस्ट वॉश करते हैं, एक बार और वॉश करते हैं, और टेम्परिंग या सरफेस की कोटिंग करते हैं, सो दैट वो सरफेस डिस्ट्रॉय ना हो। These are the three steps in हीट ट्रीटमेंट: हीटिंग, होल्डिंग जिसको हम सोकिंग कहते हैं, और उसके बाद कूलिंग। अब हीटिंग टेम्परेचर जो है वो लगभग 1316 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कितने टेम्परेचर रेंज होते हैं। सोकिंग टाइम हमारा कुछ सेकंड से लेकर 3 से 4 दिन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या प्रॉपर्टी उसकी चाहते हैं। कूलिंग में भी स्लोली इन फर्नेस, फर्नेस के अंदर ही रख देते हैं, जैसे जैसे फर्नेस ठंडी होती है उसके हिसाब से कूलिंग, या एकदम से उसको पानी, वाटर, ब्राइन, नमक के पानी में, या ऑयल में, या पॉलीमर सोल्यूशन, या मोल्टन साल्ट में, पिघले हुए नमक में, या मोल्टन मेटल में भी, या गैसेस में भी डाल देते हैं। ऐसे कूलिंग एकदम से भी करते हैं। 90% ऑफ मेटल पार्ट्स आर क्वेंच्ड इन वाटर, ऑयल्स, पॉलीमर और गैसेस। ज़्यादातर मेटल पार्ट वाटर, ऑयल, पॉलीमर और गैसेस में किए जाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो हम 4 ब्रॉड रेंज में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं: एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग एंड केस हार्डनिंग। एनीलिंग के भी 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं। एक उसको फुल एनीलिंग होगा,
स्ट्रेस रिलीविंग एनिलिंग होगा और स्फेरोडाइजिंग होगा। नॉर्मलाइजिंग हम पूरा एक प्रोसेस अलग से पढ़ेंगे। हार्डनिंग भी हमारे कन्वेंशनल हार्डनिंग एंड टेम्परिंग होगा। ऑस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, ये होते हैं हार्डनिंग, हार्ड करने के लिए। केस हार्डनिंग में हमारे होते हैं कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग। केस हार्डनिंग मीन्स पूरा एक सरफेस को हार्ड करना, फ्लेम से हार्ड करना, इंडक्शन से हार्ड करना, इलेक्ट्रॉन से या लेजर बीम की हार्डनिंग भी हो सकती है। तो आज की डेट में हम सिर्फ पढ़ेंगे एनीलिंग। एनीलिंग क्या है? इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज एक्सपोज टू एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड एंड देन स्लोली कूल्ड। एक्सटेंडेड एक हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, कितना टेम्परेचर वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद उसको धीरे 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 ठंडा करते हैं। व्हेन एन एनील्ड पार्ट इज अलाउड टू कूल इन द फर्नेस, फर्नेस के अंदर ही उसको ठंडा, फर्नेस बंद कर दी या उसको राख में रखा, कोयले में गर्म किया गया और कोयले के साथ ही ठंडा होने दिया जाता है। इट इज कॉल्ड ए फुल अनील हीट ट्रीटमेंट, उसको फुल अनीलिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ अनीलिंग: फुल अनीलिंग, प्रोसेस अनीलिंग, stress relief annealing, recrystallization annealing and spheroidized annealing। फुल, प्रोसेस, स्ट्रेस रिलीव, रिक्रिस्टलाइजेशन, स्फेरोडाइज। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फुल अनीलिंग का पर्पस क्या है? सॉफ्टन द मेटल, मेटल को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर देना, उसकी स्ट्रेसेस को रिलीव कर देना, एंड रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, उसके ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन कर देना। अब ये फुल एनीलिंग का टेम्परेचर क्या होता है, उससे पहले हम समझ रहे हैं कि हमारे दो तरह के स्टील होते हैं, हाइपोयूटेक्टाइड एंड हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। हाइपोयूटेक्टाइड में कार्बन जो होती है वो 0.83% से नीचे होती है। हाइपर, हाइपर मीन्स ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, 0.83% कार्बन से ज़्यादा होती है, और 0.83% से ज़्यादा कार्बन होती है। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। तो इन दोनों की हीट ट्रीटमेंट थोड़ी अलग अलग चलती है। अगर देखा जाए फुल एनीलिंग में, ये हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होती है जो कि 723 डिग्री होती है। तो ये अगर देखा जाए, हमने आयरन कार्बन डायग्राम देखी है, हमारी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और एक होता है हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम देखा जाए तो हाइपोयूटेक्टॉइड में हमारा जो एनीलिंग का टेम्परेचर होता है वो होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री ऊपर तक, और हाइपर यूटेक्टॉइड जिनमें ज़्यादा होती है कार्बन, उनका टेम्परेचर होता है लोअर क्रिटिकल, दैट मीन्स 723 से 50 डिग्री ऊपर। तो दैट मीन्स इसका रेंज यहाँ पे होता है और इसका रेंज यहाँ पे होता है, हाइपर का यहाँ पे होता है और हाइपो का यहाँ पे होता है। सो आई थिंक इज इट क्लियर? तो फुल एनीलिंग टेम्परेचर इज 30 to 50 डिग्री अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जो लेफ्ट साइड में ऐसे टेढ़ी वाली लाइन है यहाँ पे, और जो उसके लिए है हाइपर यूटेक्टॉइड, उसके लिए ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री ऊपर, दैट मीन्स 723 से 30 से 50 डिग्री। कूलिंग इज डन एट द फर्नेस एट द रेट ऑफ 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। और हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, उसमें माइक्रोस्ट्रक्चर क्या बनता है, इज कोर्स पियरलाइट एंड फेराइट। पियरलाइट और फेराइट के माइक्रोस्ट्रक्चर उसके अंदर हमें दिखते हैं, हम इनको देख भी पाते हैं। तो इसमें जो है पियरलाइटिक स्ट्रक्चर में, ये अब देखिए फेराइट है जो बीच में खाली खाली सफेद दिख रहा है, और सीमेंटाइट जो है वो काला काला दिख रहा है। सीमेंटाइट मीन्स Fe3C। तो ये हाइपो, इसका टेम्परेचर हमने बता दिया। माइक्रोस्ट्रक्चर हाइपर में बनता है पियर, कोर्स पियरलाइट एंड सीमेंटाइट, और इस प्रोसेस से क्या होता है, डक्टिलिटी बहुत बढ़ती है जो फुल एनीलिंग से होती है। फुल एनीलिंग से डक्टिलिटी बहुत बढ़ती है और टफनेस भी बढ़ती है। तो हमने जब तारें खींचनी होती है, एक रॉड से तार बनानी होती है, पतली पतली तारें बनानी होती हैं, तो हमें फुल एनीलिंग ही करना पड़ता है। तो दूसरा आ जाता है हमारा स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग में क्या होता है, ये देखिए अब हमारा ये, इसमें भी दो ही कैटेगरी हैं, हाइपो यूटेक्टॉइड और हाइपर यूटेक्टॉइड। इसका पर्पस क्या है, स्ट्रेस रिलीफ और रिकवरी एनीलिंग। स्ट्रेस आ गई है जॉब में, वो कुछ दिन बाद क्या होगा कि उसको पड़े पड़े ही जंग लग जाएगा।
आपने देखा होगा कि कभी आप लोहे के ऊपर चोट मारते हैं तो जहाँ पे आपने चोट मारी होगी कुछ दिन बाद वहाँ जंग लग जाता है, बिकॉज स्ट्रेसेस होती हैं, वहाँ से वो टूट जाता है। तो उसके लिए रिलीव करने के लिए हमें ये स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग करनी पड़ती है। इसका टेम्परेचर रेंज है 550 से 700 डिग्री, और इसमें यूनिफॉर्म कूलिंग इज मैंडेटरी, पूरी यूनिफॉर्म कूलिंग जरूरी है। इट एलिमिनेट्स द स्ट्रेस फॉर्म ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग में, कोल्ड वर्किंग में, कास्टिंग, क्वेंचिंग या मशीनिंग में कुछ हुई हैं स्ट्रेसेस बनी हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो यूनिफॉर्म कूलिंग में चारों तरफ से कूलिंग होनी ज़रूरी है। इसकी कॉजेज क्या है स्ट्रेसेस के? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग मशीनिंग, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, फेज ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन फेजेस विद डिफरेंट डेंसिटी। कुछ जो जो हमारा आयरन कार्बन है उसके कुछ फेजेस यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, कहीं कुछ। इसका इफेक्ट क्या होता है? जॉब टेढ़ी हो जाती है, कुछ दिन बाद कहीं क्रैक्स आ जाते हैं या डिस्टॉर्शन हो जाता है। वार्पेज मीन्स टेढ़ी हो जाना, क्रैक आ जाना या डिस्टॉर्शन हो जाना। तो थर्ड आ जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स जो हैं हमने देखे हैं कि डिस्टॉर्शन हो जाता है, हमने उसकी डिफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो उसमें एक क्रिस्टल गायब हो जाता है या पूरा एक प्लेन गायब हो जाता है, तो वहाँ पे हम रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग करते हैं। Of cool worked material are replaced by strain free new grains, पूरे बढ़िया तरह के ग्रेन उसमें पैदा हो जाते हैं। Recrystallization annealing is an annealing process at temperature above the recrystallization temperature। अब ये recrystallization temperature होता कितना है? वो recrystallization temperature is 0.4 of टी मेल्टिंग। जो मेल्टिंग का टेम्परेचर है किसी भी मटेरियल का, मेटल का जो टेम्परेचर है उसका 0.4 जो है, वो उसका मान लो 1000 पे पिघलता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर मटेरियल बट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क, द एनीलिंग टाइम एंड अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस घटती चली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डक्टिलिटी और टफनेस इंक्रीज होती जाती है। तो हम बेस्ट जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ भी हमारी ठीक मिल जाए और डक्टिलिटी भी मिल जाए, तो उस तरह से हम जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से उसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें एनर्जी है, ये क्रिस्टल्स के अंदर एनर्जी फंसी हुई है, स्ट्रेस है। तो जैसे जैसे ये होता है तो इसमें देखिए नए ग्रेन बन रहे हैं और ये फाइनली ग्रेन हमें बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं। और इससे ये देखिए आप यहाँ पे कोल्ड वर्किंग हुई हुई है तो बीच बीच में आपको ये ग्रेन्स दिख रहे हैं, लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग होने के बाद यहाँ पे आपको रिक्रिस्टलाइज नए ग्रेन मिल जाएंगे। Then fourth is spherodizing. Spherodizing converts the lamellar pearlite into globular pearlite। यहाँ पे लेमिलर, लेमिनाज टाइप की, लाइन लाइन टाइप की छोटे छोटे सरफेस की यहाँ पे लाइन है जो उसकी हार्डनेस बढ़ा देते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लोबल, गोल गोल पियरलाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स प्लेट्स ऑफ सीमेंटाइट, सीमेंटाइट Fe3C की प्लेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं गोल गोल। यहाँ पे आप देखते हैं कि स्फेरोडाइज्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सॉफ्टन द स्टील, इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस। सॉफ्ट ही करना मेन है इसका। इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, जब ये गोल होता है तो इसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, तो मेन इसका काम मशीनेबिलिटी बढ़ाना ही है। स्फेरोडाइजिंग का मतलब है मशीनेबिलिटी बढ़ाना है। सॉफ्ट होगा तो मशीनेबिलिटी अपने आप हो जाएगी। रिड्यूसेस हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंस, इससे वियर रेजिस्टेंस और हार्डनेस घट जाती है। दैट मीन्स इसमें स्क्रैचेस आराम से पड़ सकते हैं। मटेरियल जो इसके साथ यूज किए जाते हैं स्फेरोडाइजिंग में, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील यूज किया जाता है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इसमें लो कार्बन स्टील के ऊपर स्फेरोडाइजिंग काम नहीं करता, लो कार्बन स्टील के ऊपर नहीं काम कर सकता। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। नाउ दिस डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है। ये 0.2% कार्बन, जो लो कार्बन स्टील है 0.2 माइल्ड स्टील जो है, वहाँ पे स्फेरोडाइजिंग का काम नहीं होता है। तो ये जो है प्रोसेस अनीलिंग जो है वो इस रेंज में नीचे होती है, 700 से नीचे, मैंने बताया 550 से 700 के रेंज में होता है। एंड स्फेरोडाइजिंग गैदर्स द हार्ड सीमेंटाइट इनटू स्फीयर्स, दिस मेक्स द स्टील ईजियर टू मशीन। अब स्फेरोडाइजिंग करते कैसे हैं? 3 तरीके हैं इसके। पहला तो ये है कि 550 से 700 डिग्री में गर्म किया
थोड़ी देर सोक किया और उसको धीरे 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 टाइम के साथ ठंडा होने दिया। दूसरा तरीका क्या है कि उसको 727 डिग्री दैट मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर पे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, ठंडा किया, इस तरह से साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग करने से उसके अंदर स्फेरोडाइज स्फीयर्स बन जाते हैं Fe3C के। और तीसरा तरीका क्या है कि 750 डिग्री दैट मीन्स अपर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर करके उसको होल्ड किया और थोड़ा सा फिर उसको ठंडा किया। तो ये हमारे देखें, ये एनील के हमारे तरीके हैं, अलग अलग हैं। हाइपोयूटेक्टॉइड के लिए एक A3 वाला जो है हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उससे ऊपर करना है। जो हमारा हाइपर यूटेक्टॉइड है उसके लिए हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर करना है। प्रोसेस एनील और नीचे होता है, स्ट्रेस रिलीव और नीचे होता है। तो नॉर्मलाइजिंग जो होता है वो थोड़ा और ऊपर होता है। तो ये डायग्राम अगर याद रखेंगे आपको रट्टा मारने में आसानी होगी। देन फाइनल प्रोसेस जो आज की डेट में हम पढ़ेंगे, दैट इज नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या है? व्हेन एन एनील पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फर्नेस एंड अलाउड टू कूल इन एयर, इट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट। एक और हीट ट्रीटमेंट है जो कि हम उसको फर्नेस से निकाल देते हैं। पहले वाले में अनीलिंग में क्या किया था, फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे हम फर्नेस से बाहर निकाल देंगे और एयर में कूल होने के लिए रख देंगे। तो दैट मीन्स नेचुरली एयर भी एक तरह का क्वेंचिंग मीडियम है जो उसको जल्दी ठंडा करता है। तो जब जल्दी ठंडा करेगा तो इससे हार्डनेस बढ़ेगी और उतनी इसकी जो स्ट्रेस रिलीव तो हो जाएगी, लेकिन उसमें से जो हार्डनेस है वो कम नहीं होगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन करना, स्ट्रेन्स कम करना, इंटरनल स्ट्रेस हटाना, डिसलोकेशंस जो हैं उनको ट्रांसलेट करके बाहर की तरफ निकाल देंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस ये बढ़ जाती हैं। इम्प्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील के ऊपर ये मशीनेबिलिटी बढ़ाता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का ये वाला रेंज है जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे 30 से लेकर 50 डिग्री ऊपर की तरफ होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।